नमस्कार दोस्तों, आज मैं विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कक्षा 8वीं का, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बुझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टिब्बू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। ओके, कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और वृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। गॉट इट? नेक्स्ट, यहाँ पे पहली बोल रही है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। पहली पूछ रही है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जंतु अभयारण्य एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है, इसका क्या कारण है। 7.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। ये सभी क्या हैं? वृक्ष के कटाई के कुछ उद्देश्य हैं। गॉट इट? दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। दावानल एवं भीषण सूखा भी क्या है? वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। क्रियाकलाप 7.1 अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। गॉट इट? वनोन्मूलन के परिणाम। ओके, पहेली एवं बुझो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। पहेली और बुझो क्या करते हैं? वनोन्मूलन के परिणाम को याद करने का प्रयास करते हैं। उन्हें स्मरण है मतलब याद है कि वनोन्मूलन से क्या होता है? पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर बढ़ जाते हैं, मतलब वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती, वनोन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है।
रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट, याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को भोजन बनाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है? सूखा पड़ता है। गॉट इट। नेक्स्ट, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। भूमि पर वृक्ष पेड़ की कमी होने से क्या होता है? मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। गॉट इट। वनोन्मूलन से मृदा की जलधारणा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण हैं जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? व्हाट। क्रियाकलाप 7.2 आप देख सकते हैं। वनोन्मूलन से वन प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली और बुझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। गॉट इट। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बुझो एवं उसके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय के श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। गॉट इट।
जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। गॉट इट? वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग इन क्षेत्रों के निषिद्ध हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, अभयारण्य। अभयारण्य क्या होता है? वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। अभयारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के अधिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। क्रियाकलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखाचित्र में भी दर्शाइए। जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ओके, किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी चित्र 7.1 नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य होते हैं। चित्र 7.1 में देख सकते हैं आप पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ओके, यहाँ पे दर्शाया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभयारण्य, गॉट इट, बोरी अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र। ये पचमढ़ी है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं खुद से। गॉट इट। क्रियाकलाप 7.4 आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले
कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है। अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ओके। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन टीक के वृक्षों एवं वन प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। ओके। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका, उन्हें समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। गॉट इट। इसको ध्यान रखना है। 7.2 ए जंगली कुत्ता, बी चीतल, सी भेड़िया, डी तेंदुआ, ई फर्न, एफ जामुन। गॉट इट। क्रियाकलाप 7.5 आप देख सकते हैं यहाँ पे। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। विशेष क्षेत्र प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्र स्पीसीज हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधों या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्र हो सकते हैं। गॉट इट। माधव जी ने पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम चित्र 7.3 ए के पेड़ को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.3 ए में क्या है, ये जंगली आम है। गॉट इट। पहली कहती है, मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्र स्पीसीज विलुप्त हो सकती है। क्या यह सच है? दिखाकर विशेष क्षेत्र वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विशन भारतीय विशाल गिलहरी चित्र 7.3 बी। ओके। तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्र स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। गॉट इट। ये क्या है? विशाल गिलहरी है। गॉट इट।
इसको आप देख सकते हैं। स्पीसीज सजीवों की समिष्ट का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.6 जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्र, पौधों और जंतुओं का पता लगाइए। गॉट इट। वन्य प्राणी अभयारण्य। गॉट इट। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध होता है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। गॉट इट। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है। ये पहली नहीं बूझो पूछ रहा है। गॉट इट। क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों का किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया है इसका परीक्षण कीजिए। गॉट इट। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से है अथवा प्राकृतिक आवास में? व्हाट। राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। गॉट इट। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षण करके रखा जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक, सागौन इस वन में मिलते हैं। गॉट इट। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है।
यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिसमें हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। गॉट इट। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। गॉट इट। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य है अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। गॉट इट। तो इसको ध्यान रखना है। चित्र 7.4 में आप बाघ देख सकते हैं, 7.5 में जंगली भैंस, 7.6 में बारहसिंघा। यहाँ पे बुझो कह रहा है, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ चित्र 7.4 उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस चित्र 7.5 तथा बारहसिंघा 7.6 भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। ओके। वे जंतु जिनके संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है और वे विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतु को हम क्या कहेंगे? संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। गॉट इट। पहली कहती है, क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं। माधव जी बताते हैं कि जो छोटे प्राणी होते हैं, इनके विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है कहीं बड़े जंतुओं के कंपैरेटिवली। अक्सर हम क्या करते हैं? सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। माधव जी बताते हैं, ये जो छोटे छोटे जंतु हैं, इसको तो हम मार देते हैं, लेकिन वे आकार में भले छोटे हो, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा हम नहीं कर सकते। गॉट इट। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। गॉट इट। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा
यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं कि वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक क्या होता है? जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं। ये गॉट इट। प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। गॉट इट। पहेली जब नदी के पास जाती है तो देखती है कुछ पक्षी को, तो उसके बाद माधव जी बताते हैं कि यह जो है प्रवासी पक्षी है। जो पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। गॉट इट। ये बता रहे हैं माधव जी। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। गॉट इट। कहते हैं यहाँ पे माधव जी कि जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में, मतलब दूसरे जगह, एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। गॉट इट। वह यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा है। यहाँ पे पहेली कहती है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। कागज़ का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों को ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। गॉट इट। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। गॉट इट। हम कागज़ की बचत करनी चाहिए। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। गॉट इट। यदि हम कागज़ को बचाएंगे, उनके दुरुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? न हम केवल वृक्ष को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जो जल होते हैं, ऊर्जा होते हैं,
उसको भी हम बचत कर सकते हैं। गॉट इट। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायन में भी कमी आएगी। गॉट इट। यहाँ पे बुझो कह रहा है, क्या वनोन्मूलन का कोई अस्थाई हल है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पुनर्वनरोपण प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। गॉट इट। प्रोफेसर अहमद यहाँ बताते हैं कि वनोन्मूलन का एक ही उपाय है पुनर्वनरोपण, मतलब आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। गॉट इट। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने में वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। गॉट इट। आपने क्या सीखा? वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से भी जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्र स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, संकटापन्न स्पीशीज वह स्पीशीज हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। गॉट इट। तो धन्यवाद मित्र, उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ नया सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।